Good morning, students. Today we will discuss about third chapter, that is data collection methods. इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ा, डाटा कलेक्शन क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि डाटा कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं और आप किस तरह के डाटा के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं कलेक्शन के लिए। सोर्सेज बारे में पढ़ा था हमने, इसके इंट्रोडक्शन में भी सोर्सेज के बारे में डिस्कशन है। डाटा कलेक्शन हम करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। The various methods used to collect data must be selected on the basis of the nature of the data required and the source available. हम किसके बेसिस पर मेथड करते हैं कि किस तरह का डाटा आपके पास है, उसका नेचर क्या है डाटा का, और जो वो डाटा है वो किस सोर्स पर अवेलेबल है, कहाँ से आप उस डाटा को कलेक्ट करना चाह रहे हैं। इस बेसिस पर आप मेथड डिसाइड करते हैं कि किस मेथड से आपको डाटा कलेक्ट करना है। बट द नेचर ऑफ द डाटा रिक्वायर्ड विल डिपेंड अपॉन द इवेल्युएशन। जो नेचर है डाटा का, जो आपको रिक्वायर्ड डाटा है उसका नेचर जो है वो डिपेंड करता है किस पर, इवैल्यूएशन डिजाइन पर। द इंडिकेटर्स यूज्ड टू कैप्चर द प्रोग्राम्स रिजल्ट एंड टाइप ऑफ एनालिसिस टू बी कंडक्टेड। बहुत सारे वेज हैं डाटा को क्लासिफाई करने, जैसे कि आपने इससे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल डाटा। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, यही सब इसमें भी इसके इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि हम मेथड स्टडी करने जा रहे हैं, मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के जो टाइप्स थे ये आपने जो पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे उन्हीं का जिक्र इसमें भी है इंट्रोडक्शन में। तो हम कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, किन मेथड्स के थ्रू किया जाता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट चैप्टर में। और आज हम पढ़ेंगे कि ये जो प्राइमरी डाटा है वो हम किन किन मेथड से सिलेक्ट करते हैं। राइट साइड में पेज नंबर 23 पर आ जाइए, राइट साइड में ऊपर मैथ ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। इससे पहले जो इसमें लिखा है एग्जाम्पल समेत वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, ये कैसे कलेक्ट किया जाता है। आज हमने ये पढ़ना है कि इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट इसका मेथड जो है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा डिस्कस करेंगे हम इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा इन्वेस्टिगेशनल थॉट क्वेश्चनेयर और इन्वेस्टिगेशनल थॉट क्वेश्चनेयर इन द चार्ज ऑफ इन्यूमरेटर। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स सेंट थ्रू इन्यूमरेटर्स। सिक्स्थ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, फिर सोशियो इकोनॉमिक मेथड और इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिपोर्ट्स। ये 8 मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। प्राइमरी डाटा कलेक्शन के ये 8 मेथड हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्टली जो है आप पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिस पॉपुलेशन से आप कलेक्ट करने जा रहे हैं वहां पर हर एक आइटम, ईच एंड एवरी आइटम इज ऑब्जर्व्ड बाय यू पर्सनली। उनसे आप पर्सनली डाटा कलेक्ट करते हैं। According to this method, the investigator has to collect his information himself personally from the source connected. जो source connected है वहां से आप personally data collect करते हैं। It means the investigator should be at the spot where the inquiry is being conducted. जहां पर inquiry conduct होनी है वहां investigator को physically present होना है, on the spot होना है। It is also expected that the investigator should be very polite and courteous. He should be acquainted with the surrounding situation and must know their local customs and traditions. वहाँ के जो लोकल कस्टम्स हैं और ट्रेडिशन वगैरह के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चनिंग में इस तरह की कोई गलती ना हो कि सामने वाला पर्सन जो है वो आंसर ही ना दे। क्या मेरिट्स हैं पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की? फर्स्ट, पीपल सप्लाई इंफॉर्मेशन कीनली बिकॉज दे आर अप्रोच्ड पर्सनली। क्योंकि उनको उनसे पर्सनली अप्रोच किया जा रहा है तो वो विश्वास करके पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे देते हैं। फर्स्ट। सेकंड, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय, स्क्रॉल डाउन द पेज, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड इज रिलायबल और एक्यूरेट। क्योंकि वो पूरी इंफॉर्मेशन सही से देते हैं तो वो रिलायबल भी है और एक्यूरेट भी है। ये इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अच्छा मेथड है।
सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव अगर है तो वो भी आप इस मेथड से गैदर कर सकते हैं। ये फोर्थ इसकी मेरिट है। फिफ्थ मेरिट, दिस मेथड गिव्स अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रोवाइड द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज नैरो। अगर इंक्वायरी की का स्कोप जो है वो नैरो है तब भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इससे कलेक्ट हो जाते हैं। कौन से मेथड से? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। द वर्डिंग्स इन वन और मोर क्वेश्चंस कैन बी चेंज्ड इन सूट एनी इन्फॉर्मेंट, क्योंकि आप फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हैं, आपके सामने जो है वो इन्फॉर्मेंट है जो जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग आपके सामने जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट। लास्ट इसकी मेरिट जो है आपके सामने, वो एक्सप्लेनेशन मे बी गिवन इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। जो उनकी लोकल लैंग्वेज है आप उनसे हालांकि आपने जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में उसको कलेक्ट करना है वो आप उसको नोट डाउन करें, लेकिन जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे उनकी लोकल लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, तो जिससे कि आप कुछ पूछें और वो आंसर कुछ दें, वो समझें कुछ और फिर समझने के बाद आंसर कुछ दें। ठीक है, इसलिए उनकी लोकल लैंग्वेज में भी आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है इसकी? ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप when the number of persons to be interviewed is large and the persons are spread over a wide area, जब बहुत बड़े एरिया में लोग फैले हुए हैं जिनसे आपको डाटा कलेक्ट करना है और बहुत ज्यादा लोगों का आपने इंटरव्यू लेना है, तो ये डिफिकल्ट आता है थोड़ा। ये बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें बायसनेस भी आ जाती है इन्वेस्टिगेटर की, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो आंसर ले रहा है, जो इन्फॉर्मेंट खुद आंसर फिल नहीं कर रहे हैं उसमें, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं आप जरूरी नहीं है जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने सही समझी है, उनके अकॉर्डिंग वो कुछ और बताना चाहते थे और आपके अकॉर्डिंग आपने कुछ और समझ लिया कि वो कहना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वो आप बायसनेस आ सकती है, आपके परसेप्शन, आपके एटीट्यूड, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स को नोट डाउन करने में आपकी बायसनेस आ सकती है। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ये इसने दी है और वही आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये बायसनेस आ सकती है, इसकी एक कमी है। समटाइम्स द इन्फॉर्मेंट में बी हेजिटेंट टू आंसर द क्वेश्चन, हेजिटेशन भी हो सकती है सामने आंसर देने में। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट जो किन मेथड है डाटा कलेक्शन का, वो है नीचे इसी पेज पर ही है, लास्ट 2 लाइनें तो इसी पेज पर ही दी हुई है। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दिस मेथड इज व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर हेजिटेंट टू गिव द डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही है, आपको वहीं पर ही फिजिकली प्रेजेंट होना है। देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में 2 वर्ड्स जो मैच कर रहे हैं, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, ये भी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। वहां पर डायरेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि आप एक्चुअली उनसे क्वेश्चन पूछते हैं फिजिकली प्रेजेंट रहकर, और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में वही उनके सामने फेस टू फेस फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पूछते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, इसी को ही फर्दर हम डिस्कस करते हैं। आप क्या करते हैं, उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरिट्स क्या है इसकी? इट कैन कवर अब एरिया, बहुत सारे एरिया को कवर कर सकता है। इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में लेस टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, लेस मनी लगती है। थर्ड पार्टी डज नॉट कंसील द फैक्ट्स, इंटेलिजेंस जो थर्ड पार्टी है, मान लीजिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेंट डाटा दे रहा है आपको, तो थर्ड पार्टी को कोई इसकी जानकारी नहीं होगी, ये इसकी एक मेरिट है। इंटेलिजेंसी, स्किल एंड द टैक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर ब्रिंग्स एक्यूरेसी, इन्वेस्टिगेटर का इनकी इंटेलिजेंसी, उसकी स्किल और टैक्ट जो है डाटा कलेक्ट करने का, वो इसमें एक्यूरेसी के जो चांसेस है वो बढ़ा देता है। ये सिंपल है और कन्वीनियंट है, ये भी इसकी एक मेरिट है। डीमेरिट्स क्या है? द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर पर्सन मे नॉट बी रिलायबल, ये रिलायबल नहीं होती है। द थर्ड पार्टीज में बी बायस्ड, थर्ड पार्टी जो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है वो बायसनेस आ सकती है उसमें। द विटनेस चूजन बाय नोट द प्रॉपर फॉर द कॉज और नॉट एक्सटेंड इन द फील्ड, जो विटनेस चूज की गई है वो जरूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर चूज की है और वो एक्सपर्ट ही हैं फील्ड के। तो ये क्या था, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर हेजिटेंट टू गिव द डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज आस्क्ड टू गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज इनकम, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इनकम के बारे में पूछें कि उसकी और सोर्सेज से जो इनकम है वो क्या है,
he will not be willing to give the information for the additional income which he earned by doing part time work. गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर वो और कोई भी काम करता है तो उससे रिलेटेड इनकम वो देने में हेजिटेट करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन देने में. इन सच केसेस व्हाट इज डन? इस ऐसे केसेस में किया जाए, द इन्वेस्टिगेटर्स put the information some suitable indirect questions which provides him some suitable information. Indirect questions पूछता है उससे वो, जिससे कि suitable information collect की जा सके. Thus the only difference between the direct and indirect method is that in the former method the investigator puts direct question and collects the information, while in the later method no direct questions is put to the informant but only indirect questions are asked. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आप आइए नेक्स्ट पे. इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स हमने डिस्कस कर ली हैं. थर्ड, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर. आप एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं. क्वेश्चनेयर क्या है? डाटा कलेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आप इंफॉर्मेंट से पूछने हैं उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेते हैं. जैसे आपको उनका नाम पूछना है, एज पूछनी है, सेक्स पूछना है, इनकम पूछनी है, जो भी उनका उनसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस डिजाइन कर लेते हैं. तो उसको आप बोलते हैं क्वेश्चनेयर. वो क्वेश्चनेयर आप उनको पकड़ा देते हैं, वो क्वेश्चनेयर फिल कर देते हैं. इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर इसको बोलते हैं. तो क्वेश्चनेयर में वो जो भी इंफॉर्मेशन आप उनसे मांगते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को उसमें फिलअप कर देते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चनेयर को वापस ले लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करके रिजल्टेंट निकाल लेते हैं कि हाँ ये डिसीजन है इसका. कैरेक्टरिस्टिक है क्या है गुड क्वेश्चनेयर के? एक अच्छा क्वेश्चनेयर कौन सा होता है? जो शॉर्ट हो, क्लियर हो, फ्यू इन नंबर्स एंड इजी. क्वेश्चन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि इंफॉर्मेंट फिल करने आनाकानी करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कौन कैसे देगा? हर एक के पास इतना टाइम तो नहीं है, उनके अपने भी काम है. नेक्स्ट, डेफिनेटनेस. डेफिनेटनेस होनी चाहिए. द क्वेश्चन शुड बी सच दैट आंसर्स आर डेफिनेट एंड एग्जैक्ट. यस नो में आंसर्स होने चाहिए, दे सकें. ऐसे नहीं होने चाहिए जिनमें वो वैक्यू रिप्लाईज दें. कोरोबरेटिंग इन नेचर. कोरोबरेट होने चाहिए. द क्वेश्चन शुड बी सच दैट देयर रिप्लाईज कैन बी इजीली वेरीफाइड. उनके रिप्लाई जो हैं वो इजीली वेरीफाई किए जा सकें. भाई ये सही कह रहा है या गलत है. आपने क्वेश्चनेयर उनको दे दिया, तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उनसे जो है वो आंसर जो है वो जब लिखें उसमें तो वो वेरीफाई भी किए जा सके और उनके जो आंसर हों वो यूनिक हो नेचर में. ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आपने डाल दिया कि सभी ने सेम आंसर उसमें लिख दिया. तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे उनको? नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं. लॉजिकल सीक्वेंस. इसमें जो है वो जो क्वेश्चन पहले आना चाहिए वो क्वेश्चन पहले होना चाहिए और जो क्वेश्चन बाद में आना चाहिए वो बाद में होना चाहिए. इस तरह की सीक्वेंस होइए क्वेश्चनेयर में क्वेश्चंस की, ताकि वो रिप्लाई करें उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उन क्वेश्चंस को होना चाहिए. मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनेयर. मेरिट क्या है? एक इकोनॉमिकल है कि क्वेश्चनेयर आपने बनाया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर उनको कलेक्ट किया है. तो वाइड कवरेज. आप क्वेश्चन आके तो बहुत सारे एरिया में भी बांट सकते हैं और उनको कलेक्ट कर सकते हैं. रैपिडिटी. जल्दी हो जाता है इससे काम. सुटेबल इन स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पॉन्स. स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पॉन्स के लिए आपको रहेगा है ये. repetitive information compared to other methods. Questionnaire method is regarded as more useful and cheap, where the repeating information has to be collected at regular interval. Regular interval में repetitive information आप इसमें collect कर सकते हैं. And easier method, वो ही method है. Questionnaire prepare करना है, वो distribute करना है informant को और उसको collect करना है fill करवाने के बाद, या फिर उनको एक दो रिमाइंडर देना है, बस ये तक इसमें काम है और आपको जो डाटा है वो अवेलेबल हो जाता है. लेस प्रेशर ऑन द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट पर कम प्रेशर होता है इसमें. क्वेश्चनर दे दिया आपने, वो अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर देंगे. यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्म होगी, सबको एक तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं और उस तरह से आपको वो डाटा अवेलेबल होगा तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी. यूजफुल प्रिलिमिनरी टूल. क्वेश्चनर में बी यूज्ड एज प्रिलिमिनरी टूल फॉर कंडक्टिंग अ डेप्थ स्टडी लेटर ऑन बाय एनी अदर मेथड. ग्रेटर वैलिडिटी. इसकी वैलिडिटी जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड. एनोनिमिटी. नेक्स्ट पेज पर.
Questionnaire ensures anonymity to its respondents. The respondents have a greater evidence that they will not be identified by anybody for giving a particular view or opinion. उनको शो नहीं किया जाता रिस्पोंडेंट्स को. They feel more comfortable and free to express their view in this method. क्वेश्चनेयर में को फिल करने में वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं. मोस्ट फ्लेक्सिबल टूल फॉर डाटा कलेक्शन, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल टूल है. इसमें आप क्वेश्चनेयर में चेंजेस कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो आप इनसे कलेक्ट कर सकते हैं. इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लेफ्ट साइड में ही दे. रिस्पॉन्स जो है वो लिमिटेड मिलेंगे. जरूरी नहीं है हर किसी के पास आपके क्वेश्चनर को फिल करने के लिए प्रॉपर टाइम है. लैक ऑफ कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता. इससे आप सिर्फ क्वेश्चनर उनको देते हैं और आप उनके व्यूज नहीं जान पाते. अब वो जो लिखते हैं वही आपके पास आता है. रिस्पॉन्स जो है वो इसमें कम से कम मिलता है. रिलायबल नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिख देते हैं. कई बार इलीगेबल हैंडराइटिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट समटाइम्स क्रिएट मच डिफिकल्टी फॉर द रिसर्चर. अब भाई जरूरी नहीं है क्वेश्चनेयर भरने के लिए सबके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है और वो उसको जैसी राइटिंग है, हैंड राइटिंग में जिस तरह से आपको जरूरी नहीं है वो समझ में भी आए, तो इस तरह से भी वो फिल करके दे सकते हैं. तो कुछ तो क्वेश्चन है उसमें से आपको कैंसिल ही करने पड़ते हैं. तो इसलिए ये एक इसकी डीमेरिट है. इनकम्प्लीट एंट्रीज, क्वेश्चनेयर में सभी क्वेश्चंस के आंसर सभी लोग दे देंगे ऐसा जरूरी नहीं है. उनमें क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं. तो और लेकिन आपको आपकी रिसर्च अधूरी रह जाती है उससे, इसलिए आपको उन क्वेश्चनेयर्स को हटा देना पड़ता है, उन इन्फॉर्मेंट के जो इनकम्प्लीट है. पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेटेड एंट्री, जोड़ तोड़ इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए कई क्वेश्चनेयर यहाँ पर भी आपको इस वजह से भी रिजेक्ट करने पड़ते हैं. इसकी डीमेरिट है. डेप्थ स्टडीज करने के लिए यूजलेस है क्योंकि उसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू सही रहता है. रिस्पॉन्स फ्रॉम इम्प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव, राइट साइड में आ जाइए. इम्प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सेक्शंस ऑफ पीपल, लैक ऑफ रैपर्ट विद द सब्जेक्ट एंड नॉट सुटेबल फॉर डेलीगेट इश्यूज. Response from improper representative section of people. The respondent who return the questionnaires may not continue a representative section of the entire group. Only mere responsible, research-minded or in favor of the issue may prefer to respond. भाई जो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, रिसर्च माइंडेड हैं, जो इसके फेवर में हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हैं वही रिस्पॉन्ड करते हैं. उसके अलावा कोई आपको जरूरी नहीं है सभी रिस्पॉन्ड करेंगे. लैक ऑफ रैपर्ट विद द सब्जेक्ट. There are many people who would not like to share any important information unless and until they are impressed about the rationale of the study and personality of the investigator. जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेटर हर किसी को वो इसके लिए इम्प्रेस कर पाए ताकि वो इसके लिए इसका सभी दे पाए. Not suitable for delegate issues. Delegate issues के लिए ये suitable नहीं है. Some of the research areas are so delicate, sensitive, complex, and confidential in nature that it becomes difficult to frame questions on them. उनमें तो क्वेश्चनेयर बनाना ही इतना मुश्किल हो जाता है. इट इज इम्पॉसिबल टू पुट डाउन सर्टेन डेलीगेट इश्यूज इन राइटिंग. कुछ निश्चित डेलीगेट्स जो हैं वो राइटिंग में वो ले पाते हैं तो और उसको एंटायरली वो कंडक्ट नहीं कर पाते. फोर्थ जो मेथड है नेक्स्ट, राइट पेज पर ही देखिए, पेज नंबर 27 पर ही राइट साइड में फोर्थ मेथड है इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर इन चार्ज ऑफ इन्यूमरेटर्स. इन्वेस्टिगेशन की क्वेश्चनेयर के थ्रू ही हो रही है पिछले मेथड की तरह, थर्ड मेथड की तरह, लेकिन इन चार्ज ऑफ इन्यूमरेटर्स. आप इन्यूमरेटर्स अपॉइंट कर लेते हैं अपने. इन्यूमरेटर्स जो आगे क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम नहीं है, आपने कुछ रेम्यूनरेशन देकर इन्यूमरेटर्स अपॉइंट कर लिए हैं और वो इन्यूमरेटर आगे इन्फॉर्मेंट्स से डाटा कलेक्ट करेंगे, रिस्पोंडेंट्स से डाटा कलेक्ट करेंगे आपके द्वारा अपॉइंट किए गए इन्यूमरेटर्स. According to this method, enumerators are appointed who go to the respondents with the questionnaire and help them in recording the answer. आंसर रिकॉर्ड करने के लिए उनको हेल्प करते हैं. बस यह कि इसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि क्वेश्चनेयर जो है वो प्रॉपरली फिल हो जाता है और उनके जो आंसर्स हैं वो जो रिजेक्शन होती है क्वेश्चनेयर में बहुत कम हो जाती हैं. Here the enumerators explain the background, aim and object of the problem. आपके द्वारा अपॉइंट किए गए इन्यूमरेटर जो हैं वो रिस्पोंडेंट को क्या समझाएंगे कि भाई ये रिसर्च क्यों कंडक्ट हो रही है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन द नेसेसिटी ऑफ गिविंग करेक्ट आंसर. भाई कितना जरूरी है उनके लिए सही आंसर देना, वो उनको समझाते हैं, जिससे कि जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी थर्ड मेथड वाली वो हो जाती है. मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी इन चार्ज ऑफ इन्यूमरेटर्स. मेरिट क्या है?
रिलेटिवली चीप है, ये थोड़ा सा सस्ता है इससे। इट इज प्रेफरेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया। बहुत ज्यादा एरिया में, मान लीजिए आपने अक्रॉस द कंट्री आप रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 जोन बना लेते हैं, तो आप 4 एन्यूमरेटर्स डिवाइड कर सकते हैं, फिर एक जोन में 10-10 एरिया के हिसाब से सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप ये रिसर्च कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है इसकी? द मेजर लिमिटेशन इज दैट द रिस्पोंडेंट शुड बी लिटरेट हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन समझ में भी पता, पढ़ना भी तो आना चाहिए जो आंसर दे रहे हैं। अगर उनको वो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो वो फिल कैसे करेंगे उसको? इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ द पर्सन हु रिसीव द क्वेश्चन डू नॉट रिटर्न देम। जरूरी नहीं है सभी उसको रिटर्न करेंगे फिल करके, कुछ तो करते ही नहीं है, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। इट इज डिफिकल्ट टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द रिस्पोंडेंट। जरूरी नहीं है कि इस रिस्पोंडेंट ने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो सही है। तो ये इसकी डिमेरिट थी। ये 4 मेथड हमने कर लिए हैं। इसके 5वां मेथड देखिए, इसी पेज के एंड पर जाइए। शेड्यूल्स एंड थ्रो इन्यूमरेटर्स। ऑप्शनर की जगह शेड्यूल देते हो, किनके थ्रू? इन्यूमरेटर्स के थ्रू। आपने इस मेथड में भी इन्यूमरेटर अपॉइंट किए हैं, जो बीच के लोग जिनको आप शेड्यूल दे रहे हैं, फिर वो आगे जाके रिस्पोंडेंट्स से डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या दे रहे हैं उनको? क्वेश्चनर नहीं दे रहे हैं, शेड्यूल दे रहे हैं। शेड्यूल्स वो फिल करवाते हैं। अंडर दिस मेथड इन्यूमरेटर्स और इंटरव्यूज टेक द शेड्यूल्स, meet the respondents and filling their replies. The most important distinction between the schedule and questionnaire is that a schedule filled by the interviewer in a face-to-face situation with the informant, while a questionnaire is filled by the informant which he receives and returned by post. It is suitable for extensive surveys. भाई शेड्यूल क्वेश्चनर, आप इससे पहले 2 मेथड में क्वेश्चनर आपने फिल करवाए रिस्पोंडेंट से। क्वेश्चनर तो आप उनको हैंड ओवर कर देते हैं और वो फिल करते हैं क्वेश्चनर। लेकिन शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल में आप उनको देते नहीं हुए शेड्यूल, उनसे उस शेड्यूल से पुट करते हैं उनसे, और उनके जो वो आंसर देते हैं आप खुद वो शेड्यूल फिल करते हैं। क्वेश्चनर वो रिस्पोंडेंट खुद फिल करते हैं, लेकिन शेड्यूल जो है इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर्स के द्वारा फिल किया जाता है। इसकी क्या मेरिट है? इट कैन बी अडोप्टेड इवन इफ द रिस्पोंडेंट्स आर इलिटरेट। अब शेड्यूल जरूर, अगर वो अनपढ़ है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो फिल नहीं कर सकते क्वेश्चनर। शेड्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है कि वो आप ही फिल कर लेते हैं, आप उनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। आंसर्स फॉर क्वेश्चंस और पर्सनल एंड इकोनॉमिक नेचर कैन बी कलेक्टेड। पर्सनल और इकोनॉमिक नेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे कलेक्ट किए जाते हैं। नॉन रिस्पॉन्स इज मिनिमम एज इन्यूमरेटर्स गो पर्सनली एंड कॉन्टेक्ट द रिस्पोंडेंट। जो रिस्पॉन्स नहीं आते थे वो कम हो जाएंगे, मीन्स ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे इससे, क्योंकि इन्यूमरेटर्स जो हैं वो पर्सनली जाते हैं और रिस्पोंडेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे शेड्यूल्स पूछकर भरते हैं खुद। द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। ये रिलायबल है क्योंकि आपने उनसे एक क्वेश्चन को इस तरह से पूछा है ताकि वो मजबूर हो जाए सही आंसर देने पे। डीमेरिट क्या है? इट इज द कॉस्टलियर मेथड। ये ज्यादा कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू इससे पहले जो मेथड्स हमने पढ़े हैं। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज टू बी गिवन टू द इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है और उनको रेम्युनरेशन देना पड़ता है। इंटरव्यू रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो एक्सपर्ट होने चाहिए इस काम में। नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। आप क्या करते हैं? रिस्पोंडेंट के जो बिहेवियर को पर्सनली उसको देखकर ऑब्जर्व करते हैं। इट इज वॉचिंग ओवर द पर्सन बिहेवियर एज इट एक्चुअली हैपन्स विदाउट कंट्रोलिंग इट। आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, आप सिर्फ उसको देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं उस बिहेवियर को। दिस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर स्टडिंग लाइफस्टाइल्स फॉर सब कल्चर्स, प्रैक्टिसेस, एपिसोड्स, एनकाउंटर्स, रिलेशनशिप्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, सेटलमेंट्स एंड रोल्स। इसको आप इसमें इन सभी को स्टडी करने के लिए ये अप्रोप्रिएट मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्व करते हैं इसमें, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। In this method, physical action like pattern of working, watching TV, etc., verbal behavior like way of conversation, etc., expressive behavior like tone of voice, facial expression, etc., verbal records like content of slogans, shouted, scolding, etc., are observed. ये सभी चीजें इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं
ना कि कोई क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है या ना ही तो कोई शेड्यूल फिल किया जाता है। आप पर्सनली वहां पर प्रेजेंट कर उस सबको, उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? नेचुरल सेटिंग्स के बिहाफ पर बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। इट एनेबल्स अंडरटेकिंग इंपॉर्टेंट एक्शंस अफेक्टिंग सोशल रिलेशनशिप रिलेशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जो इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल रिलेशंस को पार्टिसिपेंट्स के, वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। इट डिपेंड्स रियली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्व्ड पर्सन रिसर्चर। एंड अनदर characteristic is it avoids management in the independent variables। independent variables में management को जो है ये avoid करता है। और recording of data is not selective। merits क्या है इसकी? it is direct method for collecting, एक direct method है, आप directly इसको perform करते हैं इस process को। data collection is very precise in nature and also very reliable, क्योंकि आप खुद observe करके किस conclusion तक पहुंच रहे हैं। इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड है। क्या करना है आपको? सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। रिसर्च रिजल्ट की एक्यूरेसी को क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। बशर्ते इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक्सपर्ट हो इस चीज में, ऑब्जर्व करने में, साइकोलॉजी की उसको नॉलेज हो, किसी का एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन, इन सब को परसीव करने के लिए उसके पास एक्सपर्टिज्म हो। प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंसी ऑन रिस्पोंडेंट इज डिक्ट। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इससे पहले आपने न्यूमरेटर पॉइंट किए थे। यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको न्यूमरेटर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। बस न्यूमरेटर्स पर या रिस्पोंडेंट पर, किसी पर भी आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आंसर दें ना दें, आप खुद ही ऑब्जर्व कर लें उनका बिहेवियर, ये ज्यादा बेस्ट है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्बल रिस्पॉन्स मोर एफिशिएंटली। ऊपर आ जाइए पॉइंट राइट साइड में पेज नंबर 29 पर। Observations can be made continuously and also for a larger duration of time period। Observations क्या कर सकते हैं हम? Continuously, ज्यादा टाइम तक, हम ज्यादा ड्यूरेशन टाइम तक कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है ऑब्जर्व आप खुद उनको बिना पता वो कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम क्या खुद आपको कोई दे सकता है बात करने के लिए? नहीं, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं सब कुछ। By observation one can identify a problem by making an in-depth analysis of the outcomes। Observation can be used as a tool of collecting information in situations where methods other than observation can prove to be useful। Observations जहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन सा मेथड यूज करना ज्यादा सुटेबल रहेगा? ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्वियसली। डीमेरिट्स क्या है इसकी? भाई पास्ट में जो घटना घट चुकी है उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? आपके पास टाइम मशीन तो है नहीं कि आप उसमें बैठ कर और पास्ट में चले जाएंगे और ऑब्जर्व करके वापस आ जाएंगे, नहीं ना। इसलिए पास्ट, इसकी एक डीमेरिट है कि पास्ट से रिलेटेड इवेंट्स को आप इसमें ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स की ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है। हैविंग नो अदर ऑप्शन वन हैज टू डिपेंड ऑन द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनके अवेलेबिलिटी पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ता है। इन नेचुरल सेटिंग्स कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स इज नॉट पॉसिबल दैट अफेक्ट डाटा। वेरिएबल्स पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वन कैन नॉट स्टडी ओपिनियन बाय दिस मीन्स। किसी के ओपिनियन, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी से आप उसके ओपिनियन, आप उसके परसेप्शन को नहीं रीड कर सकते। जो उसके अंदर है जरूरी नहीं है वो उसके बाहर झलक रहा हो, तो ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पर कम करेगा। सैम्पलिंग नहीं की जा सकती इससे। इसी तरह की कुछ और डिमेरिट्स भी हैं जो कि आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है 7th, इसी पेज के एंड पर जाइए। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ निश्चित circumstances में it is impossible to obtain accurate information about what people think and feel by asking them to communicate their thoughts and feeling with direct questioning। उनसे अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें तो जरूरी नहीं है कि वो आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेटली दे सकें, वो ऐसा इम्पॉसिबल सा लगता है। Moreover, the subjects are frequently unaware of their underlying motives, aspirations, value and attitude in buying a product or choosing one brand instead of another। They may fear being considered irrational or stupid and may therefore be reluctant to admit to certain types of purchasing behavior। They consequently shade their responses to the interviewer। वो छुपा लेते हैं अपने responses जो हैं। This is where projective techniques come into play। यहाँ पर आप क्या करेंगे,
कौन सा मेथड यूज करेंगे डाटा कलेक्ट करने का? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। कैसे? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ वैग्यू, एम्बिगस, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस इन विच द सब्जेक्ट projects his or her personality, attitude, opinion, self concept to give the situation some structure, जिसमें उनका पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ओपिनियंस और सेल्फ कंसेप्ट। अभी मैंने इससे पहले मेथड में आपसे बात की थी कि उनकी अभी जो व्यक्ति का इंटरनल जो उसकी खूबियां हैं उनको आप वहां पर स्टडी नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? इन विच द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट और हर पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ओपिनियंस और सेल्फ कंसेप्ट टू गिव द सिचुएशन सम स्ट्रक्चर। मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की मेरिट्स क्या हैं? द अमाउंट, रिचनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, द व्यू ऑफ ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल, ब्रेक ऑफ आइज इज अ फोकस ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। डीमेरिट्स क्या है इसमें? कॉम्प्लेक्स होता है ये। दिस मेथड आर एक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर। हाउ टू डू सैम्पलिंग एंड द जनरलाइजेशन इज डिफिकल्ट। जनरलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है, सैम्पलिंग नहीं की जा सकती। द रिलायबिलिटी ऑफ मेजर्स, मेजर करने, मेजरमेंट की जो रिलायबिलिटी है उसमें भी इसकी एक डिमेरिट है। सोशियोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट है 8th मेथड, सोशियो इकोनॉमिक मेथड। Sociometric method is one of the known testing device first by J.L. Moreno and Halton Jennings. It is a means of presenting simply and graphically the structure of social relations. Graphically और graphically किसके स्ट्रक्चर को? सोशल रिलेशंस के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने से रिलेटेड है ये। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द पैटर्न्स ऑफ फ्रेंडशिप, अट्रैक्शन एंड रिजेक्शन that exist at a given time among the members of a particular group. एक पर्टिकुलर ग्रुप में ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं उन सबको इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। थ्रू दिस टेक्निक द काउंसलर और द गाइडेंस पर्सनल कैन मेजर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन फ्रेंकली बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को वो फ्रीक्वेंटली नोट कर सकता है, मेजर कर सकता है। It is commonly observed that some students always like to stay together. आप अपनी ही क्लास में देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, वो एक ग्रुप में रहते हैं। जो नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई लाइक ही नहीं करता क्लास में। These social relationship existing among them influence all respect their development. Merits क्या है सोशियोमेट्रिक मेथड की? By studying the choice of students through sociometric techniques, the teacher can determine nature and degree of social relationship existing among the students. भाई आप लोगों के बीच में, अब मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट को लिंक शेयर कर दूं और पूरी क्लास के ग्रुप में शेयर ना करूं। मान लो कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लो और उनको शेयर कर दूं, भाई तुम क्लास अटेंड कर लेना। मैं क्या ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि ये इनका जो रिलेशनशिप है बीच की वो कितनी स्ट्रोंग है, ये कितने लायबल है एक दूसरे के लिए। सोशियोमेट्रिक टेक्निक तो भी वो आईडी पासवर्ड अपनी क्लास के ग्रुप को जिनको देना, अब ना ही तो मैंने शेयर करने के लिए बोला, ना ही ना शेयर के लिए बोला है, हालांकि उनको क्लास में इंक्लूड होना चाहिए। ये तो है नहीं कि किसी एक्सटर्नल फोर्स को आप आईडी पासवर्ड दे दें, वो तो गलत हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो क्लास में वो शेयर करते हैं नहीं करते हैं, ये ऑब्जर्व करने के लिए ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। It is useful in identifying those who are isolated, the one who is not preferred by any other individual. और ये कैसे यूजफुल है? It is also useful for identifying those who are liked by many others and who can be better of a group. एक ग्रुप के मान लीजिए 10 ग्रुप हैं क्लास के, उनमें से एक एक बच्चा जो है वो लीडरशिप क्वालिटी तो सभी में ही है, बीकॉम ऑनर्स 4th सेम के स्टूडेंट्स में, वो तो मैंने देखा ही है। तो उनमें से मान लीजिए किसी को भी हम कर लेते हैं, वहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। बाय वर्किंग विद देम गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड। सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज मोर यूजफुल विद स्मॉल ग्रुप। द पोजीशन और स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर क्राइटेरियन। इट इज अ सिंपल, इकोनॉमिकल, एक्चुअल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन। ये सिंपल है, इकोनॉमिकल है, ज्यादा खर्चा भी इससे नहीं आता है, एक नेचुरल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड ये नहीं है कि भाई आपने डिलिबरेटली इसको क्रिएट कर दिया।
आपने खुद ही सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सोशियोमेट्रिक मेथड्स आर यूज्ड व्हेनेवर ह्यूमन एक्शंस लाइक चूजिंग, इन्फ्लुएंस, डोमिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग इन ग्रुप सिचुएशंस आर इन्वॉल्व्ड। भाई इन चीजों पर तो आपका कोई नियंत्रण नहीं है ना, चूजिंग, इन्फ्लुएंसिंग, डोमिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग नेचुरल सी हैं। दे कैन बी एम्प्लॉयड अ वाइड वैरायटी ऑफ रिसर्च इन द लैबोरेटरी एज वेल एज इन द फील्ड। वाइड वैरायटी ऑफ रिसर्च इन द लैबोरेटरी, आप चाहे लैब में परफॉर्म करें चाहे फिर परफॉर्म करें, दे कैन एम्प्लॉयड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ रिसर्च। डीमेरिट्स क्या है इसकी? अ डाटा ऑफ सोशियोमेट्रिक टेस्ट सीम सो डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ डाटा। जो दूसरे काइंड डाटा के टाइप्स हैं उनसे जो ये सोशियोमेट्रिक टेस्ट से जो डाटा कलेक्ट होगा वो बहुत ही डिफरेंट होता है। The investigators or counselors find it difficult to think of sociometric measurements of individuals. अब इस अंदाजा लगाना भी तो बहुत मुश्किल होता है। The relating of one person by others is an old practice. ये old practice है। There are certain traits or qualities that are very difficult to measure, and if at all they are measured through observations, or other tools, the measurement may not be accurate and free from subjectivity. Next page आ जाइए, 9th। नेक्स्ट मेथड इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिपोर्ट्स। लोकल रिपोर्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 9th लास्ट मेथड है ये डाटा कलेक्शन का। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कलेक्शन ऑफ डाटा इज नाइदर थ्रू द क्वेश्चनेयर नॉर थ्रू द इन्यूमरेटर बट थ्रू लोकल कोरस्पोंडेंस। आप लोकल कोरस्पोंडेंस वहां पर अपॉइंट कर देते हैं, उनसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा इज नॉट रिलायबल एंड इट शुड बी यूज्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज सर्व्ड बाय रफ एस्टिमेट्स। रफ एस्टिमेट जब आपको चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको जब एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होते हैं तो इस तरह के मेथड को यूज करना बेवकूफी है। मेरिट्स और डिमेरिट्स आप इसकी पढ़ लेंगे। प्राइमरी डाटा, मेरिट्स ऑफ प्राइमरी डाटा और डिमेरिट्स ऑफ यही पढ़ लेंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्राइमरी डाटा जो हम कर चुके हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इससे पहले चैप्टर में हमने प्राइमरी डाटा की तो मेरिट्स डिमेरिट्स कर ली हैं, तो ये आप कवर लेंगे। ये पिछले चैप्टर का टॉपिक है, प्राइमरी डाटा मेरिट्स। हाँ, इसके मेरिट्स डिमेरिट करना इस चैप्टर का काम था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इनके सभी मेथड्स कर लिए हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के, और उससे रिलेटेड जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं वो भी हमने कर लिए हैं। सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं आप, वो हम पढ़ेंगे। अब एक ही छोटा सा टॉपिक है ये, यही रहता है, बस आपको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सेकेंडरी डाटा क्या होता है ये आपसे डिस्कस हमने कर लिया था इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वही डेफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब इसको कलेक्ट करने के मेथड्स क्या हैं वो हमारा वरना इस चैप्टर का काम है। कहां से कलेक्ट करते हैं, सोर्सेज क्या है इसके? अनपब्लिश्ड डाटा या पब्लिश्ड डाटा से इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी डाटा को। प्रिकॉशंस क्या यूज की जाती है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते टाइम? रिलायबल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, एडिक्वेट चाहिए, यूनिट डेफिनेशन ऑफ यूनिट, टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्ट ऑफ फैक्ट्स, और होमोजीनियस कंडीशन। जहां से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर जो कंडीशंस हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस कंडीशन पर सेकेंडरी डाटा आप यूज करते हैं तो उससे कंक्लूजन्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। सेकेंडरी डाटा के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि सेकेंडरी डाटा क्या है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में। डिफरेंस आप क्रिएट कर लेंगे। आपने प्राइमरी डाटा पढ़ लिया, सेकेंडरी डाटा पढ़ लिया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप खुद भी ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड डाटा कलेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी क्वेश्चन के साथ चिपका हुआ मिल सकता है ये टॉपिक आपको टर्म एंड एग्जाम में। मीन्स पहले कुछ पूछ लिया और उसके बाद ये पूछ लिया कि हाउ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड डाटा कलेक्शन। छोटा सा है ये, लेकिन आप इसको नेट से सर्च करके आपने आप हेडिंग इंक्लूड करके इसको और बढ़ा लेंगे, अच्छे से एक्स कर लेंगे इस मटेरियल को। हाउ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, आप चाहे सेकेंडरी डाटा करें या प्राइमरी डाटा यूज कर रहे हैं,
कैसे सेलेक्ट करेंगे एक अप्रोप्रिएट मेथड? भाई पहली बात तो ये है कि आप इंक्वायरी के ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी और स्कोप ऑफ इंक्वायरी और नेचर ऑफ इंक्वायरी आप डिसाइड करेंगे कि वो क्या है, उसके बेस पर आप मेथड सेलेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, भाई आपके पास फंड्स तो कम है और एक्सपेंसिव मेथड आप चूज करने जा रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। टाइम फैक्टर, कितना टाइम है आपके पास डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो भी आपको मजबूर करता है उस तरह के मेथड को करने के लिए जो उस टाइम फैक्टर में आपके लिए सूटेबल हो। प्रिसीजन रिक्वायर्ड, किस तरह के प्रिसीजन चाहिए उसमें, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी मेथड को यूज करते हैं, वेदर इट इज फॉर कलेक्टिंग फॉर प्राइमरी डाटा एंड वेदर इट इज फॉर कलेक्टिंग फॉर सेकेंडरी डाटा। आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हो, और ज्यादा बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है किसी मेथड को सेलेक्ट करने के लिए कि आपको डाटा किस मेथड के थ्रू कलेक्ट करना है। अब वो आप नेट से भी सर्च कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये आप पर्याप्त नहीं है। जब दो पार्ट में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया कि डाटा कलेक्शन क्या है, और फिर उसी क्वेश्चन में पूछ लिया हाउ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डाटा कलेक्शन। मेथड तो नहीं पूछे, आप क्या लिख के आ जाते हैं उसमें, मेथड क्या आ जाते हैं। आपसे ये पूछा है कि कैसे सेलेक्ट करते हैं एक अप्रोप्रिएट मेथड, तो आपने आपको डाटा कलेक्शन वहां पर समझाना है, फिर उसके बाद कैसे आप मेथड सेलेक्ट करते हैं ये आपको समझाना है। तो यहाँ पर यही टॉपिक आएगा। तो इतना छोटा सा टॉपिक आप अगर 16 मार्क्स 10 मार्क्स का ही है ये, इसमें इतना छोटा सा टॉपिक लिख के आएंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए आपको क्या करना, इसको एक्सपेंड करना होगा। इसके एटलीस्ट 10 हेडिंग्स आपको क्रिएट करने हैं नेट से सर्च करके या फिर अपना दिमाग यूज करके। कल हम पूछेंगे, कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसने ये काम किया है। इसी में ही क्वेश्चन आप देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चन में कैसा मटेरियल आपको डालना है। यह आपका चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसका कि नाम था डाटा कलेक्शन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। कल हम पढ़ेंगे डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस। तो थैंक यू क्लास, यू मे लीव नाउ। सभी ने अपने चैट बॉक्स में रोल नंबर्स लिख दिए हैं, लेट मी टेक स्क्रीनशॉट। Okay. Class, you may leave now. You all may leave now.